5 अक्टूबर 2000 हजारों लोग कोलकाता के एक लग्जरी होटल के बाहर खड़े थे। हर किसी की नज़र उस दरवाजे पर थी, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या हमारा पैसा डूब गया? हर कोई बस इसी उम्मीद में था कि कोई बाहर आए और कह दे आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। लेकिन कुछ ही देर बाद दरवाजा खुलता है और पुलिस एक बड़े बिजनेसमैन को लेकर बाहर आती है। उसे देखते ही भीड़ चिल्लाने लगती है। पुलिस जिस आदमी को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे वो फिर आम आदमी नहीं था, वो उस कंपनी का फाउंडर था जिसके पास एक वक्त 22 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर थे, 10 लाख से ज्यादा सेल्स एजेंट, 15 से ज्यादा लग्जरी होटल्स, KTM IPL की एक सक्सेसिव टीम को स्पॉन्सर करने वाले इस कंपनी का प्रमोशन खुद शाहरुख खान ने किया था। फाउंडर के पास उस वक्त की लेटेस्ट रोल्स रॉयस फैंटम थी और फिर भी आज उसका फाउंडर पिछले कुछ सालों से जेल में है। उसकी कंपनी की वजह से लाखों लोगों की जिंदगी की कमाई एक रात में बर्बाद हो गई। हजारों परिवार सड़क पर आ गए। तो आखिर ये कंपनी क्या करती थी? लाखों लोग इस पर इतना भरोसा कैसे कर बैठे हैं और इतना पैसा होने के बाद भी ये कंपनी बर्बाद कैसे हो गई? इस कहानी की शुरुआत होती है 1997 में। त्रिपुरा के एक छोटे शहर में एक LIC एजेंट था, काजर कुंड। वो पिछले कुछ सालों से एज एन इंश्योरेंस एजेंट का काम करता था, इसीलिए उसे फाइनेंस के मार्केट का बहुत नॉलेज था। इसी दौरान उसने एक इम्पोर्टेंट चीज ऑब्जर्व की थी। इंडिया के छोटे शहरों और गांवों में लोगों के पास इन्वेस्टमेंट बहुत होती है, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट करने का नॉलेज ही नहीं होता। अगर उन्हें बैंक से ज़्यादा रिटर्न का प्रॉमिस किया जाए और साथ में ट्रस्ट क्रिएट कर दिया जाए तो अपनी लाइफ सेविंग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ काजड़ कुंद ने रोज वैली नाम का एक वेंचर शुरू किया। शुरुआत में कंपनी प्लांटेशन, एग्रीकल्चर और रिजॉर्ट बेस्ड प्रोजेक्ट के नाम पर काम करती थी। इन्वेस्टर को बताया जाता था कि उनका पैसा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और लैंड बेस्ड प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा और उन्हें फ्यूचर में अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी मिलेंगे। उस वक्त कंपनी का स्केल बहुत छोटा था और कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ये वेंचर एक दिन 17,000 करोड़ से ज्यादा का स्कैंडल का सेंटर बन जाएगा। कंपनी के शुरुआती सालों में रेगुलेटर्स का ध्यान उनकी तरफ जाना शुरू हो गया था। 1990 में रोज वैली ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए सेबी के पास रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया। सेबी ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कंपनी रूल्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ पर नॉर्मली कंपनीज अपने सारे ऑपरेशन एंड स्कीम को बंद कर देती है, मगर रोजवेरी ने इसका बिल्कुल ऑपोजिट किया। कंपनी पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती रही और धीरे धीरे अपना नेटवर्क एक्सपांड करती रही। इसी तरह पब्लिक से पैसा कलेक्ट कर कंपनी ग्रो कर रही थी। मगर 2003 में एक शॉकिंग इंसिडेंट होता है। काजल कुंद अपने वाइफ और बेटे के साथ अगरतला से गुवाहाटी जा रहा था, तभी उनकी गाड़ी एक गहरे झील में जाकर गिर जाती है। एक्सीडेंट इतना सेवरल था कि काजल कुंद, उनके वाइफ और एक बेटे की मौत हो जाती है। एक ही पल में पूरा परिवार खत्म हो जाता है। कई लोगों को लगा कि शायद कंपनी भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी, लेकिन वहाँ इसका बिल्कुल उल्टा। कंपनी की शुरुआत काजल कुंड के छोटे भाई गौतम कुंड के हाथ में और यहीं से रोज वैली की असली कहानी शुरू होती है। गौतम कुंड का विजन काजल से काफी अलग था। जहाँ काजल रिलेटिवली लिमिटेड स्केल पर काम कर रहा था, वही गौतम ने रोज वैली को एक रीजनल कंपनी के बजाय एक मल्टी स्टेट फाइनेंशियल एम्पायर में बदलने का प्लान बनाया। उसने त्रिपुरा के बाहर एग्रेसिव एक्सपेंशन शुरू किया। कुछ ही सालों में रोज वैली वेस्ट बंगाल, ओडिशा, असम, बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश तक पहुंच गई। कंपनी का नेटवर्क इतने स्पीड से एक्सपांड हो रहा था कि लोकल लेवल पर लोग इसे एक सक्सेसफुल बिजनेस ग्रुप के रूप में देखने लगे। एक्सपेंशन के साथ ही गौतम कुंड ने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को भी कॉम्प्लिकेटेड बनाना शुरू किया। आने वाले सालों में रोज वैली ग्रुप के अंदर लगभग 27 अलग अलग कंपनी और सब्सिडियरी डेवलप हो गई। कुछ कंपनी जेन्युइन ऑपरेशन करती थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान एलिगेशन सामने आए कि इनमें से कई एंटिटीज शेयर स्ट्रक्चर की तरह काम करती थी। रोज वैली कम्युनिकेशन लिमिटेड, रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, रोज वैली होटल्स एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड एंड रोज वैली इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड जैसे नाम धीरे धीरे ग्रुप इकोसिस्टम का हिस्सा बन गए। बाहर से दिखने पर यह डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेट ग्रुप लगता था, लेकिन इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक इस स्ट्रक्चर ने बाद में फंड फ्लो को ट्रैक करना बहुत मुश्किल बना दिया। इस एक्सपेंशन के बीच गौतम कुंड ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च की जो रोज वैली के लिए गोल्ड माइन साबित हुई। इसका नाम था आशीर्वाद रियल एस्टेट स्कीम। स्कीम का कॉन्सेप्ट आम आदमी के लिए बहुत अट्रैक्टिव था। इन्वेस्टर हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करेगा। कुछ अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद कंपनी इन्वेस्टर को एक लैंड देगी
और कंपनी ने लैंड नहीं दी तो उसके बदले इन्वेस्टर ने जितना भी अमाउंट डिपॉजिट किया होगा उस पर करीब 11% से लेकर 17% तक इंटरेस्ट पे किया जाएगा। उस समय जब बैंक 7% से लेकर 9% के आसपास इंटरेस्ट दे रही थी तो रोजो वैली की ऑफर लोगों को एक्स्ट्रा ऑड लगने लगी। लेकिन इस स्कीम की सक्सेस सिर्फ प्रॉमिस्ड रिटर्न्स की वजह से नहीं थी। इसके पीछे एक और चीज थी जो रोजो वैली को बाकी कंपनियों से अलग बनाती थी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। गौतम कुंड ने समझ लिया था कि अगर कंपनी को करोड़ों रुपए का लिस्ट करना है तो उन्हें हर गांव, हर मोहल्ले और हर डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचना होगा। इसलिए उसने लोकल एजेंट की एक आर्मी खड़ी कर दी। कुछ ही सालों के अंदर रोजो वैली के लिए काम करने वाले कमीशन एजेंट की संख्या लगभग 10 लाख तक पहुंच गई। कंपनी का ग्रोथ रेट देखकर लोग हैरान रह गए। 2005 से लेकर 2006 में रोजो वैली का कलेक्शन सिर्फ 3 करोड़ था, लेकिन कुछ ही सालों में ये फिगर एक्सप्लोइट कर गए। 2009 से लेकर 2010 तक एनुअल रेवेन्यू 1271 करोड़ क्रॉस कर गए और 2010 से लेकर 2011 में ये 2116 करोड़ से भी ज्यादा हो गए। ये ग्रोथ इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी कि रेगुलेटर और इन्वेस्टर दोनों का ध्यान इस तरफ जाना शुरू हो गया। लेकिन अहम इन्वेस्टर के लिए ये ग्रोथ कंपनी की सक्सेस का प्रूफ था। उन्हें लगता था कि अगर कंपनी इतनी तेजी से एक्सपांड कर रही है तो जरूर जेन्युइन होगी। इसी दौरान रोजो वैली ने अपने इमेज को स्ट्रेंथ करने के लिए एक और स्ट्रेटेजी यूज की। कंपनी ने सिर्फ पैसा कलेक्ट नहीं किया बल्कि विजिबल एसेट भी क्रिएट करना शुरू कर दिया। रिजॉर्ट, होटल, मीडिया वेंचर्स एंड एंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होने लगे। इन्वेस्टर्स को लगा कि उनका पैसा किसी इनविजिबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट में नहीं बल्कि एक रियल बिजनेस एम्पायर में लगा हो। यह परसेप्शन आने वाले सालों में रोजो वैली के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन गया। गौतम कुंड को समझ आ चुका था कि सिर्फ लैंड बेस्ड स्कीम के भरोसे इतना बड़ा एम्पायर हमेशा नहीं चल सकता। जैसे जैसे रेगुलेटर्स रोजो वैली की एक्टिविटी को क्लोजली देखने लगे, कंपनी ने अपना बिजनेस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना शुरू किया। अब तक रोजो वैली सिर्फ कंपनी नहीं रही थी, ये धीरे धीरे ईस्टर्न इंडिया का एक पैरेलल फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन रहा था। कंपनी का नेटवर्क इतना बड़ा हो गया था कि एस्टिमेट के मुताबिक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिटर्स उसके सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे। बाद में जब क्लेम वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हुआ तो लगभग 31 लाख रजिस्टर्ड क्लेमेंट सामने आए। यह नंबर दिखाता है कि रोजो वैली का रीच कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। वेस्ट बंगाल के गांव से लेकर त्रिपुरा के रिमोट एरियाज तक, ओडिशा के छोटे शहरों से लेकर असम के डिस्ट्रिक्ट तक, हर जगह रोजो वैली के एजेंट्स लोगों को इन्वेस्टमेंट प्लान समझा रहे थे। कंपनी ने अपनी इमेज को स्ट्रेंथ करने के लिए एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। अक्सर पोंजी स्कीम या फ्रॉस्टर ऑपरेशन एक प्रॉब्लम फेस करते, लोगों को कन्वीनियंस करना कि कंपनी रियल है। गौतम कुंड ने इसका सॉल्यूशन निकाला विजिबल एसेट क्रिएट करके। रोजो वैली ने होटल्स और रिजॉर्ट खरीदने शुरू किए। मंदारमनी बीच रिजॉर्ट ईस्ट मिदनापुर में कंपनी का सबसे फेमस प्रॉपर्टी में से एक बन गया। बीच फ्रंट लोकेशन, लग्जरी रूम्स और वाटर पार्क के साथ ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टर के लिए कंपनी की सक्सेस का सिंबल बन गई। दूसरे रीजन में लातागुरु रिजॉर्ट डेवलप किया गया। कॉटेज, फिशिंग और फैमिली एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज मौजूद थी। जब इन्वेस्टर्स इन प्रॉपर्टी की फोटो देखते या उनमें स्टे करते, उन्हें लगता था कि कंपनी बिजनेस जेन्युइन है और उसका पैसा सेफ है। हठात के बाद रोजो वैली ने मीडिया सेक्टर में एंट्री की। गौतम कुंड समझता था कि मीडिया इन्फ्लुएंस सिर्फ प्रॉफिट का सोर्स नहीं होता बल्कि पब्लिक परसेप्शन को कंट्रोल करने का भी एक पावरफुल टूल होता है। इसीलिए ब्रांड वैल्यू कम्युनिकेशन और रोजो वैली प्रतीक जैसे वेंचर्स लॉन्च किए गए। एक आम इन्वेस्टर के लिए ये सब कुछ एक सिग्नल था कि रोजो वैली सिर्फ डिपॉजिट करने वाली कंपनी नहीं बल्कि एक डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेट ग्रुप है जो हॉस्पिटैलिटी, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में भी काम करती है। मीडिया के बाद अगला टारगेट था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री यानी टॉलीवुड उस वक्त रैपिड ग्रोथ पेज में थी। रोजो वैली ने इसी अपॉर्चुनिटीज को एग्रेसिवली एक्सप्लोर किया। रोजो वैली फिल्म्स और ब्रांड वैल्यू कम्युनिकेशन के थ्रू कंपनी में कई फिल्म प्रोजेक्ट फाइनेंस करना शुरू किया। अवार्ड विनिंग कमर्शियल फिल्म तक कई प्रोडक्शन में कंपनी का पैसा लगा। इसी फेज में रोजो वैली ने एक ऐसा मूव किया है जिसने उनकी विजिबिलिटी को नेशनल लेवल तक पहुंचा दिया। कंपनी कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि केकेआर की स्पॉन्सर बन गई। केकेआर उस वक्त आईपीएल की सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजी में से एक थी। उसके को-ओनर बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान थे। रोजो वैली का लोगो आईपीएल ब्रॉडकास्ट और प्रमोशनल कैंपेन में नजर आने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख खान, गौतम गंभीर एंड मनोज तिवारी जैसे क्रिकेटर्स प्रमोशनल मटेरियल में दिखे। रूरल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत पावरफुल ट्रस्ट सिग्नल था। उनके लिए ये इमेजिन करना भी मुश्किल था कि एक आईपीएल स्पॉन्सर करने वाली कंपनी किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकती है। यही वजह थी कि रोजो वैली का ब्रांड और ज्यादा क्रेडिबल लगने लगा। 2010 के आसपास गौतम कुंड ने एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर लिया जिसमें होटल्स, रिजॉर्ट, मीडिया चैनल, फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस एंड स्पॉन्सरशिप डील भी थी और लाखों एजेंट का नेटवर्क भी था।
बाहर से देखने पर सब कुछ सक्सेसफुल लगा, लेकिन इसी पीरियड में रेगुलेटर्स का डाउट और स्ट्रांग होने लगा। सेबी को लगने लगा कि कंपनी की ग्रोथ उसकी विजिबल बिजनेस की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। सवाल उठने लगे कि आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है और प्रॉमिसरी रिटर्न्स को सस्टेन कैसे किया जा रहा है। 2011 तक रेगुलेटर और रोज वैली के बीच कई लड़ाई सीरियस हो गई। सेबी को लगा कि कंपनी पब्लिक से जो पैसा कलेक्ट कर रही है वो एक नॉर्मल रियल एस्टेट या टूरिज्म बिजनेस के सेल से बहुत ज्यादा है। जनवरी 2011 में सेबी ने रोज वैली रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को नए फंड रेज करने से रोकने का ऑर्डर दिया। अगर कोई नॉर्मल कंपनी होती तो शायद उसकी ग्रोथ वही रुक जाती, लेकिन गौतम कुंड ने लीगल सिस्टम का सहारा लिया। कंपनी ने अलग अलग कोर्ट में पिटीशन फाइल करना शुरू कर दिया। आर्गुमेंट दिया गया कि रोज वैली की कंपनी लिस्टेड नहीं है, इसलिए सेबी के पास उन्हें रेगुलेट करने का पावर नहीं है। इन लीगल बैटल्स ने कंपनी को वैल्यूएबल टाइम दे दिया और इसी दौरान फंड्स मोबाइल रहा। कंपनी के बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड की सिक्योरिटी के दौरान और भी कॉन्करेंस सामने आए। इन्वेस्टिगेटर्स ने नोट किया कि कुछ कैटेगरीज में एक्सपेंसेस अनयूजुअली हाई दिखाए गए थे। अनसिक्योर्ड लोन्स और एडवांस के रूप में लगभग 596 करोड़ के ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किए थे। एजेंसीज का एलिगेशन था कि फंड्स ग्रुप के अंदर अलग अलग एंटिटीज के बीच मूव किया जा रहा था। रोज वैली का कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की वजह से पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी और फिर तीसरी कंपनी में ट्रांसफर होता दिखा था। इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे क्लियरिंग और सर्कुलर ट्रांजैक्शन के का पैटर्न बताया, जो मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन में कॉमनली एग्जामिन किया जाता है। फिर 2013 में सादा ग्रुप कोलैप्स हो गया। ईस्टर्न इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम में पैनिक फैल गया। मीडिया ने डिपॉजिट स्कीम्स और चीट फंड स्टाइल ऑपरेशन पर फोकस करना शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट लेवल तक इन्वेस्टिगेशंस पहुंच गई और रेगुलेटर्स ने पूरे रीजन में चल रहे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की सिक्योरिटी बढ़ा दी। यही से रोज वैली की सिचुएशन ड्रामेटिकली बदल गई। जब पब्लिक कॉन्फिडेंस वीक हुआ और नए डिपॉजिट्स की स्पीड स्लो होने लगे तो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर प्रेशर बुल होने लगा। 25 मार्च 2015 रोज वैली की हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट डेट बन गई। इस दिन ईडी ने गौतम कुंड को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया। गौतम कुंड के अरेस्ट के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को कंपनी के रिकॉर्ड्स, एसेट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डीपली एग्जामिन करने का मौका मिला। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एजेंसीज ने एक मैसिव एसेट नेटवर्क ट्रैक करना शुरू किया। ईडी के मुताबिक रोज वैली का फुटप्रिंट सिर्फ वेस्ट बंगाल तक लिमिटेड नहीं था, एसेट 12 स्टेट तक स्प्रेड थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने 700 एकड़ से ज्यादा लैंड आइडेंटिफाई किया, जबकि कुछ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1000 एकड़ से भी ज्यादा बताए जाता थे। त्रिपुरा में 110 एकर्स, वेस्ट बंगाल में 100 एकर्स, असम में 15 एकर्स और मध्य प्रदेश में 10 एकर्स के अलावा कई दूसरे होल्डिंग्स भी ट्रैक किए गए। कंपनी के पास 30 लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स थे। कोलकाता में प्रीमियम रेजिडेंट प्रॉपर्टी, रांची में एक लग्जरी विला और कई कॉमर्शियल एसेट आइडेंटिफाई किए गए। लग्जरी एसेट में सबसे फेमस नाम था रोल्स रॉयस फैंटम। 2012 में खरीदी गई ये कार रोज वैली एम्पायर की लग्जरी का सिंबल बन गई थी। जब कंपनी कोलैप्स हुई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो वही रोल्स रॉयस कोलकाता के पार्क प्राइम होटल के बाद सालों तक खड़ी रही। जो गाड़ी कभी सक्सेस और पावर का सिंबल थी, वही गाड़ी बाद में कोलैप्स और एक्सेस का सिंबल बन गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने कंपनी के बैंकिंग नेटवर्क को भी ट्रैक किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 2987 बैंक अकाउंट आइडेंटिफाई किए गए। 150 से ज्यादा व्हीकल्स ट्रैक हुए। होटल, रिजॉर्ट, लैंड बैंक्स और फाइनेंशियल एसेट्स को अटैच करने की प्रोसेस शुरू हुई। एजेंसीज का ऑब्जेक्टिव था जितना ज्यादा पैसा और प्रॉपर्टी रिकवर की जा सके उतना विक्टिम को रिफंड करने के लिए यूज किया जा सकता है। 2017 में इन्वेस्टर फ्रस्ट्रेशन ओपनली सामने आ गया। पार्क प्राइम होटल में लगभग 500 इन्वेस्टर और एजेंट जमा हुए। बहुत से लोगों ने अपने लाइफ सेविंग रोज वैली में लगा रखे थे और उन्हें लग रहा था कि उनका पैसा डूब गया है। प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया और होटल प्रॉपर्टीज को डैमेज पहुंच पाया। ये इंसिडेंट दिखाता है कि फाइनेंशियल स्कैंडल का रियल इम्पैक्ट बोर्डम या कोर्ट रूम में नहीं बल्कि उन ऑर्डिनरी फैमिलीज पर पड़ रहा था जिन्होंने कंपनी पर भरोसा किया था।